To start off today's lecture, आज हमारा जो lecture है, it is going to be discussing one of the most important topics, which is rheumatic heart disease. तुम लोगों ने ये टॉपिक पैथोलॉजी में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा होगा और तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको देखा होगा सब कुछ, बट हमारा जो टॉपिक है ना, उसका ये इशू है कि डेविडसन में थोड़ा डिफरेंट दिया हुआ है और बाकी बुक से बहुत डिफरेंट दिया हुआ है. स्टेप अप में तो बहुत इनसफिशिएंट है ये, तो स्टेप अप से नहीं करना. ये टॉपिक आपने इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस और रूमेटिक फीवर है ना, ये दो टॉपिक्स हैं जो आपने हमेशा डेविडसन से करने, और ये डेविडसन ने बहुत अच्छे दिए हुए हैं. I would not advocate for other topics, but these two topics are very good in Davidson और ये आपने करना है, ठीक है. So beginning up with today's picture, which is very weird कि मैंने एक औरत जो निकाब के अंदर खड़ी हुई है उसकी मैंने फोटो लगा दी है. For मेरा ना दिमाग खराब हो गया तो मुझे इस बंदी का नाम नहीं याद आ रहा, ठीक है. I'm a very big fan of this woman. She is a very big inspiration for me. और one of the reasons that I always fought for women rights was this woman. हाँ, इसका नाम फरखंदा है. Her name is Farkhanda. And she was murdered in Kabul, and she was murdered because she was falsely accused कि इसने कुरान को burn किया है. She was an Islamic scholar, इसने masters किया हुआ था इस्लामियात के अंदर, and the only crime that she committed was that she stood up against एक जो थे वहाँ पे इमाम साहब थे जो गलत तरीके से मस्जिद के लिए पैसे कमा रहे थे. She stood up against him. उस बंदे ने इसको accuse किया. A mob of around 20 to बल्कि क्या कहेंगे 50 people, 50 men ने इसको छत से फेंका, इसको टांगे लाते मार के जमीन पे गिराया. When she died, इसके ऊपर तेल छिड़क के इस औरत को जलाया गया, ठीक है. She died on the spot. But one of the best thing about Farkhanda was that she never said कि उसने कोई गलत बात की है. She stood by what she said. She was telling people that she is innocent. No one listened to her. She died a very tragic death, but she told the world that she was a strong woman who stood by her words, and she stood against a force जिसके बारे में इसको पता था कि she could not make it through. And जो वो बंदा गलत कामों से एक mosque, which is a very beautiful and a very क्या कहते हैं spiritual thing, उसको उसके अंदर गंदगी लेकर आ रहा था. इस औरत ने उसके अगेंस्ट स्टैंड लिया और उस बंदे को जेल में दिलवाया. But what she gave was her life behind that, ठीक है. तो I would consider her a woman of strength who stood by her words, who stood against someone who was strong. So ये मुझे बहुत इंस्पायर करती है, and I hope कि हमें फरखंदा जितना सब्र और जस्टिस के लिए लड़ने का सब्र अल्लाह ताला हमें पैदा करे. चलो let's go on. So आज का हमारा जो टॉपिक है, that is rheumatic heart disease. One of the problems that you are going to have when you are going to be doing rheumatic heart diseases कि तुम लोग को ये नहीं पता होगा कि तुमने इसको डिफरेंशिएट कैसे करना है डिफरेंट सिनेरियोस के साथ. Rheumatic heart disease, rheumatic arthritis, infective endocarditis are three different things. ठीक है. मेरे एक फ्रेंड से पूछा गया था rheumatic heart disease में कि rheumatic heart disease और rheumatic fever, rheumatic arthritis और rheumatic heart disease दोनों किस तरह फर्क है एक दूसरे से, ठीक है. और उसको नहीं पता था कि व्हाट इज रूमेटिक आर्थराइटिस एंड व्हाट इज रूमेटिक हार्ट डिजीज, इसमें डिफरेंसेस क्या हैं, क्या चीजें हैं, और उसके वाइवा में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था. बट टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू दैट एज वेल. आई एम गोइंग टू टेल यू कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस से किस तरह डिफरेंट है. हम लोगों ने इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस से पढ़ा था कि इन्फेक्शन होती है पेशेंट को जिसमें उसके रॉट स्पॉट्स बनेंगे, उसके स्प्लीनोमेगाली हेपेटोमेगाली होगी, साथ में उसके पर्परास बनेंगे स्किन के ऊपर और काफी चीजें होंगी. रिमेंबर कि जब भी रूमेटिक हार्ट डिजीज की बात होती है तो आमतौर पे यूएचएस के अंदर दे आर गोइंग टू टेल यू कि उस पेशेंट को जॉइंट पेन है. जॉइंट पेन होगी, ना ही उसको क्लबिंग होगी और ना ही उसको बाकी सिम्टम्स जैसे कि पर्परास और हॉट स्पॉट्स वगैरह इस तरह के कोई सिम्टम्स नहीं होंगे. बट मेजरली जॉइंट पेन इज समथिंग जो तुम्हें रूमेटिक हार्ट डिजीज की तरफ लेकर जाता है. बिकॉज यू नो कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस रूमेटिक हार्ट डिजीज की वजह से होता है, तो दोनों डिजीजेस के अंदर मेजरली आपका माइट्रल वॉल्व इन्वॉल्व हो सकता है. तो whenever they talk about कि mitral valve की involvement है, तो it does not necessarily mean कि वो infective endo की बात कर रहे हैं या rheumatic heart disease की बात कर रहे हैं. तो question में the way you have to differentiate these two इसके उसके clinical symptoms क्या थे, उसके test क्या थे और उसके signs and symptoms क्या थे, जो हमने infective endo के बहुत डिटेल में किए थे, पिक्चर्स के साथ किए थे, और होपफुली हम rheumatic heart disease के भी उसी तरह डिटेल में करेंगे आज, ठीक है. तो let's start with this. Before we go on, I'm going to tell you कि rheumatic arthritis और rheumatoid arthritis दोनों किस तरह डिफरेंट चीज है. रूमेटिक आर्थराइटिस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसका सवाल पूछा गया था एक बच्चे से when we were giving our final year का वाइवा. उसमें उसको समझ नहीं आ रही थी कि how is rheumatic arthritis and rheumatoid arthritis different from each other. Now this is a slide जो मैंने सिर्फ ऐड की है, जो किसी बुक में नहीं है. It's just for your concepts कि दो डिफरेंट चीजें हैं, इनको डिफरेंटली ही आपने देखना है.
रूमेटिक आर्थराइटिस इज अ डिजीज व्हिच अकर्स जब आपको इन्फेक्शन होती है, फेरेंजाइटिस होता है, स्कारलेट फीवर होती है, ठीक है। तो आपकी एएसओ टाइटर जो होती है, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ, जो आपकी बेसिकली स्ट्रेप पायोजनीज के साथ आती है, दैट टाइटर इज गोइंग टू बी रेज्ड इन रूमेटिक आर्थराइटिस, मगर वो रूमेटाइड आर्थराइटिस में रेज्ड नहीं होगा क्योंकि उसमें इन्फेक्शन की हिस्ट्री नहीं होती। रूमेटिक आर्थराइटिस में कार्डाइटिस व्हिच कम्स एज पैनकार्डाइटिस, इसमें मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस और क्या था, एंडोकार्डाइटिस, ये तीनों चीजें इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन रूमेटाइड आर्थराइटिस में पेशेंट को पेरिकार्डियल एफ्यूजन तक जा सकता है, ही वोंट गो टुवर्ड्स पैनकार्डाइटिस और इस तरह की चीजों की तरफ, ठीक है। तो these are two different diseases which are supposed to be diagnosed and they're supposed to be treated in a different way. रूमेटाइड क्रॉनिक होता है, रूमेटिक आर्थराइटिस एक्यूट होता है। रूमेटिक आर्थराइटिस आमतौर पर एज 21 से पहले पहले आता है और रूमेटाइड आर्थराइटिस ज्यादातर बूढ़ों में होता है, जॉइंट की डिजीज होती है। दोनों में जॉइंट पेन होगी, ठीक है, जॉइंट पेन दोनों में होगी, मगर एक में रूमेटिक आरए फैक्टर्स, रूमेटाइड फैक्टर्स नहीं होंगे और एक में एस और उसमें एसोटाइटिस पॉजिटिव होंगे रूमेटिक आर्थराइटिस में। सो रिमेंबर दिस कि रूमेटाइड एंड रूमेटिक आर्थराइटिस आर टू डिफरेंट एंटिटीज एंड आर सपोज्ड टू बी ट्रीटेड एंड सीन इन अ डिफरेंट वे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो रूमेटिक आर्थराइटिस में होता क्या है, अब फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं कि ये पेशेंट का एओर्टिक वॉल्व है या फिर उसका ट्राइकस्पिड वॉल्व है, कोई भी वॉल्व है, चाहे ये बेसिकली माइट्रल वॉल्व हो, माइट्रल वॉल्व बाइकस्पिड होता है, ठीक है, बाइकस्पिड इसमें नहीं है, ट्राइकस्पिड वॉल्व है, कोई भी वॉल्व हो। मसला क्या हो रहा है, डिजीज की वजह से उसके सारी जो आउटलाइंस हैं वो इन्फ्लेम होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसकी कमिश्नरल अटैचमेंट्स हो जाती है, कमिश्नर्स जो होते हैं वो अटैच हो जाते हैं, तो वो ना ही सही तरह खुलते हैं, which means कि स्टेनोसिस होगी, और ना ही वो सही तरह बंद होते हैं, जिसका मतलब है कि रिगर्जिटेशन होगा। तो यूजुअली क्या होता है रूमेटिक हार्ट डिजीज में कि वो ऐसे अटैक करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल माइट्रल वॉल्व पे अटैक करता है, सेकंड कम्स द एओर्टिक एंड देन कम्स द ट्राइकस्पिड। वो ऐसे अटैक करता है, क्या कहते हैं, आपका जो एंटीजन है कि वो आपके कमिश्नर्स क्लोज होना, कि इनकी फ्यूजन शुरू हो जाती है, कि वो स्टेनोसिस और रिगर्जिटेशन दोनों कंडीशन में एट द सेम टाइम वो जाना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ना ही वो सही तरह से खुलेगा और ना ही वो सही तरह से बंद होएगा, ठीक है। दिस इज हाउ the valve lesion starts. But what happens to the heart is कि उसकी एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम, पेरिकार्डियम सारी इन्वॉल्व हो जाएगी, पेशेंट पैनकार्डाइटिस में जाएगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ ऑल द ऑल द 4 लेयर्स ऑफ द हार्ट, जैसे पेरिकार्डियम आ जाती है, एंडोकार्डियम, पायोकार्डियम और एपिकार्डियम सब आ जाता है। हमने डिस्कस किया था पहले कि जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का पेशेंट है उसमें एंडोकार्डाइटिस होगा, ठीक है, ओनली द इनर लाइनिंग ऑफ द हार्ट इज गोइंग टू बी इन्वॉल्व्ड। मगर रूमेटिक हार्ट डिजीज वाले पेशेंट में इज गोइंग टू हैव जॉइंट पेन, इज गोइंग टू टेल यू कि उसको हिस्ट्री थी क्या कहते हैं, थ्रोट इन्फेक्शन की या स्कारलेट फीवर की, प्रोबेबली वो बच्चा होगा, और साथ में वो ये कहेगा, साथ में ये होगा कि all the layers of the heart are going to be पैनकार्डाइटिस में पेशेंट होगा, इन्फेक्टिव एंडो में एंडोकार्डाइटिस में पेशेंट होगा, सिर्फ ओनली द इनर लाइनिंग ऑफ द हार्ट इज इन्वॉल्व्ड, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? से यस इन द चैट बॉक्स, कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लो। स्टे एट होम साइना, सबको समझ आ रही है? जाइना ने हमें ज्वाइन किया हुआ है आज, अमीन अब्बास, बिलावल, तुम लोगों को समझ आ रही है? होप सो, ठीक है। सो दीज आर 2 डिफरेंट डिजीजेस व्हिच आर सपोज्ड टू बी ट्रीटेड इन 2 डिफरेंट वेज, ठीक है। आगे चलते हैं। अब रूमेटिक हार्ट डिजीज जो होती है उसको हम 2 चीजों में डिवाइड करते हैं, आइदर इट इज गोइंग टू बी योर अक्यूट रूमेटिक फीवर और सेकेंडली इट्स गोइंग टू बी क्रॉनिक रूमेटिक फीवर। अक्यूट और क्रॉनिक के दोनों ट्रीटमेंट की गाइडलाइंस और द वे वी सी देम इज इन अ वेरी डिफरेंट वे, ठीक है। तो रूमेटिक हार्ट डिजीज इज बेसिकली, और वॉल्व की डिजीज में थोड़ी डिफरेंट होती है, इसका इन्फेक्टिव ओरिजिन होता है, इसको इसलिए हम पहले कर रहे हैं। आज हम रूमेटिक हार्ट डिजीज करेंगे और साथ में एओर्टी डायसेक्शन करेंगे, और कल से हम इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे, वी आर गोइंग टू गो टुवर्ड्स योर हार्ट वॉल्व की डिजीजेस, सारी हार्ट वॉल्व की डिजीज करेंगे। अभी ये जो रूमेटिक हार्ट डिजीज है, आइदर इट इज गोइंग टू बी एक्यूट रूमेटिक फीवर और इट इज गोइंग टू बी क्रॉनिक रूमेटिक फीवर। जिस तरह हमने डिस्कस कर लिया है कि हमें पता है कि इसमें एक पेशेंट होगा जिसको या तो उसकी बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई की हिस्ट्री होगी, ठीक है, थ्रोट इन्फेक्शन की होगी हिस्ट्री, बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई होगा, उसकी अगेंस्ट उसका इम्यून रिस्पांस होगा, या तो अक्यूट रूमेटिक हार्ट डिजीज में वो किस तरह जाएगा कि वेजिटेशंस बनना शुरू हो जाएंगे उसके वॉल्व्स के ऊपर,
मायोकार्डियल एशॉफ बॉडीज होती हैं जिसके अंदर एनएचकेआई सेल्स होते हैं, ये तुम्हारी पैथो की बातें हैं, और फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस की तरह प्रेजेंट करता है। बेसिकली होता क्या है कि फजूल किस्म के एंटीजन जा जाकर आपकी डिफरेंट जो लेयर्स हैं हार्ट के अंदर उसके अंदर चिपकना शुरू हो जाते हैं और वहां पे इन्फ्लेमेशन कॉज करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका पेशेंट इन डिजीजेस से सफर करता है। ठीक है, तो ये सारा इसमें बेसिकली दिस इज द वे थिंग्स हैपन इन योर एक्यूट रूमेटिक फीवर। चलते हैं अब पैथोजेनेसिस क्या है। ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई है जो स्ट्रेप्टोहेमोपायोजेनेसिस से होता है। इम्यून मीडिएटेड डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी होगी जिसमें एंटीजेंस क्रॉस रिएक्ट करेंगे कार्डिक मायोसिन से और सैक्रोलेमल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के साथ। इस तुम्हें याद नहीं करने की जरूरत है, बस कोई खास बात नहीं है इसमें, कुछ नहीं पता होना चाहिए। 10 days to 6 weeks आफ्टर फेरेंजाइटिस ये प्रेजेंट करेगा। बच्चा कहेगा कि मुझे ना, उसको तुम्हें एक तो एग्जामिन, तुम्हें कहेगा कि मुझे जॉइंट पेन हो रही है और मुझे बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, तुम उसके हार्ट के ऊपर अपना स्ट्रेच लोगे, तुम्हें मरमर सुनाई देगा। ठीक है, तुम मुझसे पूछोगे कि हिस्ट्री क्या थी, तो कहेगा कि मुझे 10 दिन पहले या 6 हफ्ते पहले तक ना मुझे एक फेरेंजाइटिस गले की इन्फेक्शन हुई थी या मुझे स्कारलेट फीवर हुआ था। ठीक है, वो इस तरह की हिस्ट्री देगा तुम्हें। तो इस तरह द पेशेंट इज गोइंग टू प्रेजेंट। पैथोगेनोमिक क्या है ये तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार एमसीक्यूज में आ जाती है बात कि इसकी पैथोगेनोमिक फीचर जो होते हैं ना वो एश ऑफ बॉडीज होती हैं। एश ऑफ बॉडीज बेसिकली एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो आपके हार्ट के अंदर बन जाते हैं, और इन एश ऑफ बॉडीज के अंदर आपके एनएचकेआई सेल्स होते हैं। ठीक है, एनएचकेआई सेल्स के और एश ऑफ बॉडीज की जो प्रेजेंस है ना, वो दैट इज बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर रूमेटिक फीवर। बाकी इसमें से कुछ नहीं पता होना चाहिए रूमेटिक आर्थराइटिस के बारे में, रूमेटिक फीवर, रूमेटिक हार्ट डिसीज, कुछ नहीं पता चाहिए। यू ओनली नीड टू नो कि ये 10 days to 6 weeks में प्रेजेंट करता है और एश ऑफ बॉडीज और एनएचकेआई होते हैं। बाकी यू नीड टू नो नथिंग अबाउट इट, इसमें से कोई कुछ नहीं पूछेगा तुमसे। आगे चलते हैं। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं। देयर आर मेजर मैनिफेस्टेशंस, ठीक है, एंड देयर आर माइनर मैनिफेस्टेशंस। ठीक है, अब इसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट द जोन्स क्राइटेरिया। ये तुमने बहुत ज्यादा डिटेल में पहले पढ़ा हुआ है कि इसको जोन्स क्राइटेरिया कहते हैं। जोन्स फॉर, जिसमें जे फॉर जॉइंट्स आ जाएगा, जिसमें पॉलीआर्थराइटिस पेन होगी, माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस पेन होगी। ओ को हार्ट की शिफ्ट देते तो वो कार्डाइटिस बन जाएगी, जिसमें पैनकार्डाइटिस आता है। एन फॉर सबक्यूटेनियस नोड्यूल, ई फॉर एरिथेमा मार्जिनेटम, एंड सी फॉर कोरिया। अब जो इसके मेजर मैनिफेस्टेशंस है वो हम डिटेल में करेंगे और इसका क्लिनिकल कोरिलेट भी हम यहाँ पे बनाएंगे ताकि तुम लोगों की क्लिनिकल साइड भी कवर हो जाए। और माइनर मैनिफेस्टेशन में वही सारी फीवर, आर्थ्राल्जिया, रेज्ड ईएसआर, सी रिएक्टिव प्रोटीन्स, प्रीवियस रूमेटिक फीवर, ल्यूकोसाइटोसिस, एवी ब्लॉक्स होते हैं इसके अंदर। बस याद रखना कि एवी ब्लॉक्स होते हैं, पता होना चाहिए कि एवी ब्लॉक्स होते हैं। हम एवी ब्लॉक्स को बाद में डिस्कस करेंगे। अब मेजर और माइनर मैनिफेस्टेशन के साथ यू हैव टू हैव अ सपोर्टिंग एविडेंस ऑफ प्रीसीडिंग स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, जिसके 3 क्राइटेरियाज हैं सपोर्टिंग एविडेंस के। पहला क्राइटेरिया तो है कि या तो उसको स्कारलेट फीवर हुआ है, या उसका नंबर 2 एएसओ टाइटर रेस था, ठीक है, या नंबर 3 उसका पॉजिटिव थ्रोट कल्चर था। स्कारलेट फीवर, थ्रोट कल्चर, या रेस्ड एएसओ टाइटर, या रेस्ड, और या फिर कोई स्ट्रेप्टोकोकल एंटीबॉडी। दीज आर द 3 क्राइटेरिया जिसके ऊपर आप कहते हो कि आपके पास एक सब्सटेंशियल और सपोर्टिंग एविडेंस था कि इसको पहले स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो चुकी है। ठीक है, अब इसको डायग्नोस करने का तरीका क्या है कि हम मेजर क्राइटेरिया और माइनर क्राइटेरिया को हम कैसे डिवाइड करते हैं, हम आगे डायग्नोसिस में डिस्कस करेंगे। अभी बस इतना याद कर लो कि मेजर मैनिफेस्टेशन में जोन्स स्टैंड फॉर जॉइंट्स, हार्ट, नोड्यूल्स, एरिथेमा मार्जिनेटम एंड सिडेनहम कोरिया। ठीक है, जोन्स इस तरह से स्टैंड करते हैं, ये सीमेंट वाली बात हम तुम्हें याद करा रहे हैं, सही है। साथ में इट इज नेसेसरी टू हैव अ प्रीसीडिंग स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। ये जोन्स क्राइटेरिया की बातें हैं, इसका हम क्राइटेरिया भी आगे डिस्कस करते हैं कि क्या क्या होना चाहिए। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगी। पेशेंट क्या, मुझे बुखार हो रहा है, भूख नहीं लग रही। जॉइंट पेन इज अ की वर्ड जो तुम्हें रोमैटिक आर्थराइटिस, रोमैटिक फीवर, रोमैटिक हार्ट डिजीज में मिलेगा, सही है। आर्थराइटिस 75% पेशेंट्स में होता है। अदर्स में रेज्ड रैशेस होंगे, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स होंगे, कार्डाइटिस होगा, ये सब कुछ हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा डायग्नोसिस आप बनाते हो जोन्स क्राइटेरिया के ऊपर, सही है। जो बेसिकली जोन्स क्राइटेरिया था, जोन्स क्राइटेरिया की जो मैनिफेस्टेशंस थी वो मैंने 3-4 दिन पहले पढ़ी थी, मुझे याद नहीं आ रही पता बेसिकली। अच्छा, इसमें ये होता है कि जो अभी हम आगे भी डिस्कस करते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसमें ये होता है कि ना, नंबर 1 एक तो आपको मेजर माइनर क्राइटेरिया में से चाहिए होते हैं, और हमेशा आपके लिए कंपल्सरी होता है कि आपके पास स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन का एविडेंस हो। लेकिन देयर इज ओनली वन केस व्हेन यू से कि आपको स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन का एविडेंस नहीं चाहिए, एंड दैट इज व्हेन द पेशेंट हैव आइसोलेटेड कोरिया,
या एंड पेनकार्डाइटिस, अगर ये दोनों चीजें हो जाती हैं ना साथ, विदाउट द इन्फेक्शन ऑफ क्या कहते हैं, विदाउट द एविडेंस कि उसको प्रीसीडिंग स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुई थी, खासतौर पे आइसोलेटेड कोरिया या फिर पेनकार्डाइटिस में, और पेनकार्डाइटिस में, in that case if a patient comes with isolated chorea or pancreatitis, you don't need to have your क्या कहते हैं एविडेंस ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, आप उसको ऐसे ही डायग्नोज करते हो। मगर जो बाकी उसका क्राइटेरिया होता है ना, जिसमें आपको चाहिए होती हैं बेसिकली जिसमें आपको चाहिए होती है बेसिकली 2 या मोर मेजर मैनिफेस्टेशंस हो, या 1 मेजर मैनिफेस्टेशन हो और 2 और मोर माइनर हो। ठीक है, हम वापस उसके पास जाएंगे, ये मैंने मिस कर दिया लिखना। अगर इसमें से 2 मेजर आपके पास मैनिफेस्टेशंस है ना, और साथ में आपके पास स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन का आपके पास एविडेंस है, तो यू गो फॉर एक्यूट रूमेटिक फीवर। या फिर आपके पास दूसरा क्राइटेरिया ये है कि आपके पास 2 और या फिर आपके पास सिर्फ 1 मेजर हो और 2 और मोर माइनर मैनिफेस्टेशंस हो। फॉर एग्जांपल आपके पेशेंट को एरिथीमा मार्जिनेटम है और उसको फीवर और आर्थ्रेल्जिया है, देन यू, और साथ में उसको प्रीसीडिंग स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन का अटैक था, तो देन यू डायग्नोज द पेशेंट ऑफ rheumatic fever according to Jones criteria। तो Jones criteria में बेसिकली यू नीड 2 मेजर मैनिफेस्टेशंस प्लस स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन का एविडेंस। ठीक है, या यू नीड 1 मेजर मैनिफेस्टेशंस with 2 or more minor manifestations and your streptococcal infection का एविडेंस। एविडेंस होना जरूरी है। एविडेंस कब जरूरी नहीं होता? The only time when it is not necessary is when you have pancreatitis or you have isolated chorea। जब ये दो चीजें हो जाती हैं ना, तब you do basically don't need your evidence of streptococcal infection, वरना आपको एविडेंस चाहिए। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग बात थी, इसको समझना जरा मुश्किल था। आई होप कि तुम्हें सबको क्लियर हो गया हो। से यस इफ यू अंडरस्टैंड, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड तो यू मे आस्क मी योर क्वेश्चन। समझ आ रही है सबको? बुरहान को समझ आ रही है, वेरी गुड। माहीन को समझ आ रही है, वेरी नाइस। नईबा को आ रही है, वी डूइंग गुड, वी डूइंग गुड। ठीक है, तो स्ट्रेप्टोकोकल का आपको तब नहीं चाहिए होता एविडेंस व्हेन यू बेसिकली हैव आइसोलेटेड कोरिया और पेनकार्डाइटिस, वरना आपको स्ट्रेप्टोकोकल का एविडेंस चाहिए होता है, व्हिच इज नेसेसरी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम इसकी डिफरेंट काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशंस पे आ जाते हैं। सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशंस होती है ना, उसमें आता है आपका आर्थराइटिस। इट इज द मोस्ट कॉमन मेजर मैनिफेस्टेशन, 75% पेशेंट में होगी। ठीक है, अक्यूट पेनफुल एसिमेट्रिकल और माइग्रेटरी किस्म का आपको होगा आर्थराइटिस। अक्यूट में तुम सबको पता है और कौन कौन से आते हैं। ठीक है, अक्यूट गाउट आता है, सेप्टिक आर्थराइटिस आता है, ये सब कुछ आते हैं, गोनोकोकल आता है। पेनफुल में सेप्टिक आर्थराइटिस गाउट आता है। एसिमेट्रिक में आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस आता है। माइग्रेटरी में गोनोकोकल भी आ सकता है। ठीक है, माइग्रेटरी में आपका रूमेटाइड भी आ सकता है। ठीक है, और इवन आपका एसएलई भी माइग्रेटरी होता है। तो आपके काफी सारे, आपको याद है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है डिटेल में कि आपने जॉइंट पेन को कैसे डील करना है, वो मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था, तो आई डोंट थिंक वहां पे जरूरी है। ठीक है, तो दिस इज अक्यूट पेनफुल एसिमेट्रिकल एंड माइग्रेटरी पेन। ज्यादातर इसमें आपके लार्ज जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, लार्ज जॉइंट्स में आपके आ जाते हैं बेसिकली नीज, एंकल्स, एल्बोज एंड रिस्ट जॉइंट। अगर नीज, एंकल और रिस्ट जॉइंट हो रहे हैं तो इट्स मोस्टली गोइंग टू बी अ पेशेंट जिसका रूमेटिक फीवर होगा। बस जॉइंट पेन ही लिखते हैं, आमतौर पे वो जॉइंट को स्पेसिफाई नहीं करते यूजुअली क्वेश्चन के अंदर, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। ठीक है, आगे चलते हैं। और जो कॉमन चीजें होती हैं दैट इज कार्डाइटिस। अब कार्डाइटिस के बाद में याद रखना है कि इसके अंदर पैन कार्डाइटिस और पेरिकार्डाइटिस दोनों हो सकते हैं। ठीक है, ब्रेथलेसनेस अगर पेशेंट के साथ आ रही है तो इसका मतलब है प्रॉब्ली हार्ट फेलियर या फिर पेरिकार्डियल डिजीज हो चुकी है। सही है, पेल्पिटेशन होगी, उसको चेस्ट पेन होगी, जो भी उसको हार्ट की डिजीज होगी ना, उसको साथ में उसको नजर आएगा। टेकिकार्डिया, कार्डिक एनलार्जमेंट और न्यू और चेंज हार्ट मर्मर्स में उसके अंदर मिलेंगे, ये सब कुछ मिलेगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर इज कि इसके अंदर दो चीजें होती हैं और ये एमसीक्यूज में आता है। कैरी कूम मरमर किस में होती है? दे आर गोइंग टू आस्क यू दिस। ठीक है, कैरी कूम मरमर हमेशा याद रखो, दिस बेसिकली अकर्स इन योर रूमेटिक हार्ट डिजीज, और इसमें नहीं होती किसी में। माइटर रिगर्जिटेशन भी होती है। माइटर रिगर्जिटेशन का मरमर होता है सॉफ्ट, हमें सिस्टोलिक मरमर याद किए थे, तेरे मेरे आसपास, तो तेरे मेरे में माइटर रिगर्जिटेशन सिस्टोलिक में आता है, तो तेरे मेरे आसपास वाले, क्योंकि माइटर रिगर्जिटेशन सिस्टोलिक में, तो सिस्टोलिक मरमर सुनाई देगा तुम्हें इस पेशेंट के अंदर, जो आपका आएगा रूमेटिक हार्ट डिजीज का पेशेंट। ठीक है, सॉफ्ट सिस्टोलिक मरमर होगा। और कैरी कूम्स मरमर होगा मिड डायस्टोलिक मरमर। कैरी कूम्स मरमर होता क्या है? ठीक है, कैरी कूम्स मरमर तब होता है जब आपका जो बेसिकली वॉल्व है ना,
वो आपका एंटीरियरली मूव करता है, प्रॉपर्ली वो मूव नहीं करता, और उसकी वजह क्या होती है, उस वॉल्व के अंदर जो आपका माइट्रल वॉल्व है उसके अंदर ना वेल्वुलाइटिस होता है और नोड्यूल्स बन जाती है उसकी लीफलेट्स के ऊपर, तो एक फ्लैपी किस्म का मोशन आता है उसके अंदर, ठीक है। जब वो फ्लैपी मोशन आता है ना तो एक स्पेसिफिक किस्म की मरमर देता है नोड्यूल्स के बनने से। हमें याद है ना वेजिटेशन बननी थी, नोड्यूल्स बन रहे थे इसके अंदर रोमेटिक फीवर के अंदर। तो वो जब नोड्यूल्स बनते हैं ना और वो फ्लैपी मोशन आता है तो एक किस्म का मरमर आता है कैरिकुम्स मरमर। इस कैरिकुम्स मरमर का नाम याद कर लो, ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि रोमेटिक आर्थराइटिस, रोमेटिक हार्ट डिजीज जब होती है ना, रोमेटिक हार्ट डिजीज उसके साथ ही प्रेजेंट करता है। साथ में पेशेंट एओर्टिक रिगर्जिटेशन के साथ भी कभी कभार कर सकता है। बाकी वो कार्डिक फेलियर बिकॉज ऑफ मायोकार्डियल डिसफंक्शन और वाल्वुलर रिगर्जिटेशन वो सब कुछ हो सकता है। ईसीजी चेंज आ जाएंगी, एवी ब्लॉक आ जाएगा, वो सब कुछ आ जाएगा। व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज mitral regurg and Carey-Coombs murmur and pancarditis। ये इंपॉर्टेंट बात है जो तुम्हें कभी भी नहीं भूलनी चाहिए, ठीक है। अब होता किस तरह, ये मैंने ऑस्मोसिस से चीज उठाई थी, ऑस्मोसिस में बड़ा अच्छा दिया हुआ ये ना, पेरिकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस और साथ में आपको होगा मायोकार्डाइटिस। रिमेंबर रूमेटिक फीवर में मायोकार्डाइटिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ, ठीक है। एंडोकार्डाइटिस से आपका माइट्रल वॉल्व होगा, माइट्रल वॉल्व में क्या होगा, रिगर्जिटेशन का मरमर आएगा, कैरिकुम्स मरमर आएगा। एओर्टिक वॉल्व हो गया तो क्या होगा, रिगर्जिटेशन का मरमर आ जाएगा, सही है। कार्डाइटिस में बेसिकली पेरिकार्डाइटिस में क्या होता है, पेन होगी, फ्रिक्शन होगी क्योंकि पैराइटल और प्रेशर पेरिकार्डियम दोनों एक दूसरे से रगड़ खा रहे हैं, सही है, सब कुछ होगा। तो इट इज पैनकार्डाइटिस, ऑल लेयर ऑफ हार्ट आर गोइंग टू बी इन्वॉल्व और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इसमें मायोकार्डाइटिस होती है पेशेंट के अंदर, ठीक है। एवरीवन अंडरस्टैंड आर्थराइटिस एंड कार्डाइटिस, से यस। जो उसके जे और ओ हमने कर लिए हैं, जॉइंट भी कर लिया है और हार्ट भी कर लिया है। चलो गुड, हम ठीक जा रहे हैं, शाबाश। आगे चलते हैं। सब कैन यू रिपीट कैरिकुम्स? जमीन कैरिकुम्स बेसिकली होता है कि कैरिकुम्स मर्मर इज अ मर्मर व्हिच इज स्पेसिफिक ऑफ रोमेटिक हार्ट डिजीज। उसमें ये होता है कि वाल्वुलाइटिस होता है, वॉल्व की जो लीफलेट्स होती हैं वो इन्फ्लेम होती है, वहां पे नोड्यूल्स बन जाती हैं। नोड्यूल्स बनने से उनका जो मोशन होता है ना और मूवमेंट होती है वो खराब हो जाती है उन वॉल्व्स की। तो जब भी वो वॉल्व खुलते हैं और बंद होते हैं ना तो उनमें एक फ्लैपिंग मोशन आता है। फ्लैपिंग मोशन की वजह से उनकी एंटीरियर मूवमेंट एक अजीब किस्म की आती है, जिसकी वजह से एक डिफरेंट किस्म का मर्मर सुनाई देता है, उसको हम कैरिकुम्स मर्मर कहते हैं, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट कैरिकुम्स मर्मर, नॉट मोर देन दैट। बस नाम याद होना चाहिए, कैरिकुम मर्मर हमेशा रोमेटिक हार्ट डिजीज के अंदर होती है, इस चीज को याद रखो बस, ठीक है। आगे चलते हैं। अब सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स क्या होती हैं? ये जैसे कि नोड्यूल्स कहीं भी बन सकती हैं, याद रखो, या तो वो इंट्रावेस्कुलर नोड्यूल्स हो सकती हैं या वो स्किन के ऊपर बन सकती है। अगर स्किन के ऊपर वो बनती है ना तो आम तौर पर वो ऐसी होती है कि वो एक्सटेंसिव सर्फेसेस के ऊपर बनती है। यू कैन सी फ्रॉम द पिक्चर्स के हर जगह इस पेशेंट के नोड्यूल्स बनी हुई हैं, कमर पे बनी हुई हैं, घुटनों पे बनी हुई हैं, कोहनी पे। एलोक्रिनॉन प्रोसेस के ऊपर बड़े शौक से वो देखते हैं कि एलोक्रिनॉन प्रोसेस के ऊपर नोड्यूल्स बनती है, ठीक है। माथे के ऊपर बनती हैं, मतलब कि बन जाती हैं नोड्यूल्स, ठीक है। तो स्मॉल फर्म पेनलेस होती हैं, एक्सटेंसिव सर्फेस पे होती हैं। 3 वीक्स के बाद आती हैं ये इन्फेक्शन। बाकी जो अदर मैनिफेस्टेशन होती हैं आप इसको डायग्नोसिस बनाने में यूज नहीं करते क्योंकि ये लेटर ऑन आती हैं, और ना कंफर्म कर लेते हैं बस आपका डायग्नोसिस के हाँ इसको रोमेटिक हार्ट डिजीज थी। बेसिकली पेशेंट को आमतौर पर जॉइंट पेन और कार्डाइटिस ही होता है। जो ये होती है ना सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स और जो आपका सडन हेमकोरिया होता है, ये लेट मैनिफेस्टेशन, ये बाद में आती हैं, ठीक है। तो ये बाद में जब आती है ना तो आप इनसे बेसिकली डायग्नोसिस बना नहीं सकते, जैसे कि सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स है, ये आपके डायग्नोसिस को आमतौर पर कंफर्म करते हैं क्लिनिकल साइड पे जब आप जाते हो ना, क्योंकि आती ही लेट है ये दोनों चीजें, खासतौर पे सिडन हेमकोरिया और नोड्यूल्स। तो हमें पता लगे कि नोड्यूल्स इस तरह की होती हैं, ठीक है, हमें कोई मसला नहीं है, वी नो दिस इज हाउ दे गोइंग टू लुक, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर आता है एरिथीमा मार्जिनेटम। एरिथीमा मार्जिनेटम लेस देन 5% पेशेंट में होता है, बहुत कम पेशेंट में होता है। ये रेड मैक्यूल्स होती हैं जिसके अंदर दैट हैव अ फेस दैट आर क्लियर इन द सेंटर बट रिमेन रेड ऑन द एजेस। ये मैंने फेस पता नहीं क्यों लिख दिया, मेरे से गलती हो गई है। रेड मैक्यूल्स व्हिच आर क्लियर इन द सेंटर बट रेड एट द एजेस। ये इस तरह की पिक्चर देखो, इस तरह का पेशेंट आएगा जिसके अंदर आपको एरिथीमा मार्जिनेटम नजर आएगा। तो अभी तक हमने जोन्स की चार चीजें कर ली हैं, जॉइंट्स कर लिए, हार्ट कर लिए, नोड्यूल्स कर लिए और एरिथीमा मार्जिनेटम कर लिया। ये ट्रंक और एक्सट्रीमिटीज और फेस पे नहीं होता, ये ट्रंक और एक्सट्रीमिटीज पे नजर आएगा। शर्ट ऊपर कराओगे आगे भी नजर आएगा, पीछे भी नजर आएगा इस पेशेंट के। ये सारे तुम्हारे एरिथीमा मार्जिनेटम के पेशेंट है, ठीक है। लेस देन 5% में होता है। याद रखो कि 75% के अंदर आर्थराइटिस आएगा, पैनकार्डाइटिस भी आ जाएगा। मगर जो नोड्यूल्स है ना
और ये जो एरिथीमा मार्जिनेटम है 5 to 7% में है, और ये एरिथीमा मार्जिनेटम तो स्पेसिफिकली 5% पेशेंट्स में आता है। तो आमतौर पे आप पेनकार्डाइटिस और साथ में जॉइंट की जो पेन है ना उसके ऊपर पेशेंट को आमतौर पे डायग्नोज करते हो। सही है, आगे चलते हैं। सिडेनम कोरिया क्या है? सिडेनम कोरिया को हम सेंट वाइटस टैंस भी कहते हैं। इससे पेशेंट के जो होते हैं ना बेसिकली हैंड्स और फीट और फेस होते हैं, इनकी ना इनवॉलंटरी और पर्पसलेस मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली अजीब रैंडम मूवमेंट शुरू हो जाएगी। बैठा होगा पेशेंट, उसकी जो ना हाथ फेस और जो टांगे ना यूं अजीब अजीब तरीके से हिल रही होंगी। सही है। ये होता क्या है, जब आपका बेसल गैंग्लिया इन्फ्लेम हो जाता है, पेशेंट स्टार्ट इमोशनल लेबिलिटी से होता है। बहुत ज्यादा इमो किस्म का बॉय नहीं हो जाता जो टिकटॉक वाले बॉयज होते हैं, उस तरह की वो हरकतें शुरू कर देगा पहले। ठीक है। और फिर उसमें क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी हैंड की और फेस की और फीट की मूवमेंट शुरू हो जाएगी। स्पीच हॉल्टिंग और एक्सप्लोसिव होती है इसके अंदर। ठीक है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द बेसल गैंग्लिया होती है इसके अंदर। 3 months आफ्टर एक्यूट अटैक ये प्रेजेंट करती है। समझ आ रही है? कोई मसला तो नहीं यहाँ तक? जोन्स की हमने कर दी है। हमें पता है कि नोड्यूल्स और जो सिडेनहम कोरिया वगैरह हैं ये लेट आते हैं। आमतौर पे आप इसके ऊपर डायग्नोसिस फॉल नहीं करता, क्राइटेरिया में है मगर ये कंफर्म कर देते हैं, मगर क्लिनिकली आपका डायग्नोसिस इन पे फॉल नहीं करता क्योंकि आते ही लेट है ये चीजें। सही है। सही है। इफ यू अंडरस्टैंड जोन्स के तीनों पांचों मेजर क्राइटेरिया समझ आ गए हैं। कोई क्वेश्चन है तो पूछें। इतने कल मच्छर थे ना, मच्छरों ने काट काट के मेरा बुरा हाल किया हुआ है, बिल्कुल ही हर तरफ मच्छरों ने काटा हुआ है। चलो भाई ठीक है, आगे चलते हैं। इन्वेस्टिगेशंस क्या कराओगे? जोन्स क्राइटेरिया को सोच लो, उसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट थी? यू हैव टू हैव एन एविडेंस ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन और माइनर क्राइटेरिया में एएसआर और सीआरपी तो थे। ठीक है, तो वो तो आपको कराने पड़ेंगे ऑब्वियसली, माइनर क्राइटेरिया वाली बात। तो एविडेंस ऑफ सिस्टेमिक इलनेस के लिए तुम क्या करोगे? उसका तुम ब्लड सीपी दोगे, उसके तुम देखोगे अक्यूट फेज रिएक्टेंट्स। ब्लड सीपी में तुम ल्यूकोसाइटोसिस देखोगे, रेज्ड ईएसआर देखोगे और सी रिएक्टिव प्रोटीन्स देखोगे। ठीक है। एविडेंस ऑफ प्रीसीडिंग स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन देखोगे, उसमें तुम्हें क्या मिलेगा? थ्रोट स्वैब कल्चर उसमें पॉजिटिव होगा। एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंटीबॉडीज पॉजिटिव हो सकती हैं। बच्चों में 300 से ज्यादा होती है और एडल्ट्स में 200 ज्यादा से आप पॉजिटिव लेते हो। ठीक है। अगर थ्रोट स्वैब कल्चर पॉजिटिव आ गया, उसका एएसओ टाइटर पॉजिटिव आ गया, तो आपको एविडेंस ऑफ प्रीसीडिंग स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन मिलता है बाय इन्वेस्टिगेशन। वरना बाय हिस्ट्री आपको उसकी स्कारलेट फीवर की भी हिस्ट्री दे देना, तो उसके ऊपर भी आप उसको डायग्नोज कर लेते हो। लेकिन आपने एविडेंस के लिए आपने उसका एएसओ टाइटर और थ्रोट स्वैब कल्चर वगैरह कराना होता है आपने। और उसकी एक और मेजर मैनिफेस्टेशन क्या थी? कार्डाइटिस था। कार्डाइटिस आप चेस्ट एक्स-रे करा लोगे, ईसीजी करा लोगे और इकोकार्डियोग्राफी कराओगे। तुम्हें पता है कि जब भी आपका हार्ट का मसला होता है तो ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी आपने करानी होती है। ठीक है। तो वो तुम करा लोगे। इको में तुम्हें उसकी वॉल एब्नॉर्मलिटीज और कार्डियक डायलेटेशन वगैरह मिल जाएंगी। ठीक है। तो दिस इज ऑल बेस्ड ऑन योर जोन्स क्राइटेरिया। अगर तुम्हें जोन्स क्राइटेरिया अच्छा याद हो गया ना, मेजर और माइनर, देन यू नो कि तुमने उसकी इन्वेस्टिगेशंस क्या करानी है। ठीक है। दिस इज ऑल लॉजिक, ये लॉजिकली करना है। जो जो उस क्राइटेरिया में चीजें रिक्वायर्ड हैं उनकी इन्वेस्टिगेशंस कराओगे। अब खुद ही लिख लो कि क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। ठीक है। पैन कार्ड एक्टर से तो इको ईसीजी चेस्ट एक्सरे कराओगे। सही है। इन्फ्लेमेशन हो रही है ना, क्योंकि उसको आर्थराइटिस हो रहा है और रेज डीएसआर और सी रिएक्टिव प्रोटीन हो सकते हैं, तो तुम उसका ब्लड सीपी भेज दोगे। तुम साथ में उसके एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स भेज दोगे जिसमें तुम ल्यूकोसाइटोसिस, ईएसआर और सी रिएक्टिव प्रोटीन्स वगैरह देख लोगे। ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन इज एन इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच यू हैव टू हैव एज एन एविडेंस। तो तुमने उसको रूल आउट करना जरूरी है, तो तुम उसके भी थ्रोट स्वैब भेजोगे, एएसओ टाइटर कराओगे। समझ आ रही है यहाँ तक? इन्वेस्टिगेशंस लिख लोगे सारे, इसी तरह हेडिंग्स बना के लिख देना, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। Say yes if you understand. If you have any questions, तो मुझसे पूछ लो अभी। It's all logical. You know your Jones criteria. तुम्हें पता है उसमें क्या क्या चीजें करानी है। जोन्स क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए जो कुछ भी कराना है उसके लिए सारी इन्वेस्टिगेशन तुम लिख दोगे। ठीक है। इस तरह तुमने सारी मेडिसिन करनी है अपनी याद। ट्रीटमेंट क्या है? बेड रेस्ट कराओगे। बेड रेस्ट क्यों कराओगे? क्योंकि उसके जॉइंट्स में पेन हो रही है। जॉइंट्स पेन कम हो जाएगी। ड्यूरेशन बेसिकली आप सिम्टम्स को, एएसआर को, टेम्परेचर को, ल्यूकोसाइटोसिस को देख के करते हो कि आमतौर पे आपने उसके मुताबिक डिसाइड करना है कि तुमने उसको कितना रेस्ट देना है। जिन पेशेंट को कार्डाइटिस होता है उन लोग कहना है कि आपने स्ट्रेनस एक्सरसाइज को अवॉइड करना है। हार्ट फेलियर, कार्डिक फेलियर, पैन कार्डाइटिस है तो उसको ट्रीट कैसे करोगे? उसमें तुमने ट्रीट अगर हार्ट फेलियर के साथ है तो डाइजेक्सिन फुरोसेमाइड वगैरह दे दोगे। अगर वो अगर
उसके बस्ते हल नहीं हो तो वॉल्व रिप्लेसमेंट करा लोगे। अगर एवी ब्लॉक नहीं, एवी ब्लॉक जो होते हैं आमतौर पर रिजॉल्व कर लेते हैं स्पॉन्टेनियसली, अगर वो ठीक नहीं हो रहा तो पेसमेकर लगा दोगे। जो भी हार्ट की कंडीशन है ना उसको ट्रीट कर लोगे, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम है ना हार्ट का, नहीं, सिम्टम्स आर नॉट सेम इन एक्यूट एंड क्रॉनिक, एंड ट्रीटमेंट इज ऑल्सो डिफरेंट। एक्यूट और क्रॉनिक में डिफरेंट होता है, मैं तुम्हें बताता हूँ ज़ाहिरा। जब हम क्रॉनिक करेंगे ना तो मैं इसको थोड़ा सा तुम्हें बता दूंगा, देन यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। ट्रीट हार्ट फेलियर, ये सब कुछ आप करोगे। अब वही जोन्स क्राइटेरिया वाली बात है ना, जॉइंट पेन को ठीक कर रहे हो, कार्डाइटिस को ठीक कर रहे हो। कार्डाइटिस में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? पेरिकार्डाइटिस होता है, उसके तुम एंटी इन्फ्लेमेटरी दे दोगे। हार्ट फेल सकता है, उसके तुम डाइजॉक्सिन फुरासिमाइड दे दोगे। तो यू डू इट अकॉर्डिंगली, यू हैव टू डू इट अकॉर्डिंगली। जो भी तुम्हारे जोन्स क्राइटेरिया में चीजें सबको ट्रीट कर रहे हो तुम। एंटीबायोटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इसे मिस मत करना। अगर तुमने सब कुछ लिख दिया ना और एंटीबायोटिक्स नहीं लिखी, तुम्हें मिलेंगे 0 मार्क्स, सही है। तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं, एक तो तुम एंटीबायोटिक्स देते हो प्रोफाइलैक्सिस के लिए, एक तो तुम देते हो फॉर द ट्रीटमेंट। जो प्रोफाइलैक्सिस हम आगे डिस्कस करते हैं, जो डायग्नोसिस पे तुम देते हो बेंजाथीन बेंजाइपेनिसिलिन होते हैं, इसके एक इंजेक्शन लगाते हो 1.2 मिलियन इंटरनेशनल यूनिट्स का, या तुम उसको 10 दिन के लिए ओरल फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन देते हो जो 250 mg देनी होती है तुमने 4 टाइम्स अ डे। अगर वो एलर्जिक है तो एरिथ्रोमाइसिन और सेफेलोस्पोरिन दे सकते हो। ये तुमने ऑन डायग्नोसिस देनी है, ठीक है। प्रोफाइलैक्सिस के अदर ट्रीटमेंट होते हैं, हम डिस्कस करते हैं आगे। एस्पिरिन तुम उसके आर्थराइटिस के लिए दोगे और 24 आवर्स में उसको कंफर्म कर देगा डायग्नोसिस, अगर वो ठीक हो जाता है। 60 mg पर केजी तुम देते हो और डिवाइडेड इनटू 6 डोज करते हो उसको पर डे, ठीक है। एडल्ट्स में 100 mg पर केजी तक जाते हो और 8 ग्राम्स पर डे तक दे सकते हो, और तब तक देनी है जब तक उसका ईएसआर फॉल नहीं करता। जब ईएसआर फॉल करना शुरू कर देता है तो तुमने आहिस्ता आहिस्ता उसकी एस्पिरिन बंद कर देनी है, आहिस्ता आहिस्ता बंद करनी है। ये नहीं करना कि एकदम बंद कर देनी है, आहिस्ता आहिस्ता तुम बंद करोगे। तो तुमने क्या क्या किया, बेड रेस्ट दिया, कार्डाइटिस को ट्रीट किया, एंटीबायोटिक्स देना बहुत जरूरी है, मिस नहीं करना। ये नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, और एस्पिरिन दे दी तुमने, ठीक है, पेशेंट की ट्रीटमेंट में। तुम उसके आर्थराइटिस को, उसकी पॉसिबल इन्फेक्शन को, और उसकी तुम इन चीजों को ट्रीट कर रहे हो। एंटीबायोटिक्स तुम इसलिए दे रहे हो क्योंकि उसको पॉसिबल इन्फेक्शन का खतरा है। याद है रूमेटिक हार्ट डिजीज इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कराती थी, तो उन खतरों को दूर करने के लिए तुम एंटीबायोटिक्स दे रहे हो। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कब देते हैं? जब आपको सेवियर कार्डाइटिस और सेवियर आर्थराइटिस होता है, जिसमें आप पेनिसिलिन देते हो 1 to 2 मिलीग्राम पर केजी। कंटिन्यू करना जब तक ये सर उसका नॉर्मलाइज नहीं हो सकता। जैसे ये सर ठीक हो जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसको टाइट्रेट करके कम करना है। अब लॉन्ग टर्म प्रोफाइलेक्सिस क्या होता है? लॉन्ग टर्म प्रोफाइलेक्सिस में आप 2 किस्म के रेजिमेंट्स यूज करते हो। अगर पेशेंट इंजेक्शन नहीं लगाता तो तुमने उसको ओरल फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन देनी है। और अगर पेशेंट इतना अच्छा नहीं है और उसकी कंप्लायंस के इश्यूज हैं, मेंटल केस का पेशेंट, मतलब कि साइकेट्रिक पेशेंट है, तो तुम उसको इंजेक्टेबल मंथली दे दोगे, तुम उसको ओरल नहीं दोगे। तो पेशेंट के अकॉर्डिंगली तुमने उसका प्रोफाइलेक्सिस करना है। ओरल फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन तुम 250 mg दोगे ट्वाइस डेली, और बेंजाथीन पेनिसिलिन दोगे तुम 1.2 मिलियन इंटरनेशनल यूनिट मंथली। इसके ड्रग्स बेशक याद मत, इसकी डोजेज याद मत करो, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम ये 2 ड्रग्स यूज कर रहे हो। आमतौर पे तुमने प्रोफाइलेक्सिस एज ऑफ 21 पे रोकना है। दिस इज योर क्वेश्चन, ये एमसीक्यूज में आता है कब रोकते हैं प्रोफाइलेक्सिस? 21 ईयर्स पे रोकते हैं। अगर 5 साल में हुआ है या हाई रिस्क पेशेंट है तो उसकी ड्यूरेशन इंक्रीज कर दो। और अगर उसको रेसिडुअल हार्ट डिजीज है तो उसकी डिजीज जब हुई थी उसके 10 साल तक तुमने उसको प्रोफाइलेक्सिस देना है, या उसको 40 ईयर्स तक प्रोफाइलेक्सिस देना है। ये तुम्हारी सारी सीमेट वाली बातें हैं, ये सीमेट में लिखी हुई हैं, ठीक है। हमने देखा है कि जोन्स क्राइटेरिया में जॉइंट्स को हमने ट्रीट कर लिया एस्पिरिन से, बेड रेस्ट से, ठीक है। हार्ट को हमने ट्रीट कर लिया, फ्यूचर में हमने उसको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस को अवॉइड करने के लिए एंटीबायोटिक्स दे दी, ठीक है। उसकी जो रेजिडुअल इन्फेक्शन थी उसको ट्रीट करने के लिए, और जो स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन थी उसके लिए भी हमने एंटीबायोटिक्स दे दी, ठीक है। हार्ट को हमने ट्रीट किया, कार्डाइटिस को ट्रीट किया हमने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स से, और हमने ट्रीट किया उसको हार्ट फेलियर वगैरह को, सब चीजों को, ठीक है। हमने 2 चीजें कर ली बेसिकली, जॉइंट को ठीक कर लिया और उसके हमने हार्ट को ठीक कर लिया, और हमने साथ में एक और चीज को ठीक कर लिया, जो उसकी रेजिडुअल इन्फेक्शन थी स्ट्रेप्टोकोकल, उसको हमने एंटीबायोटिक से मार दिया। अब हमारे पास क्या बचता है? जोन्स में क्या था? जॉइंट हमने ठीक कर लिया, हार्ट ठीक कर लिया, नोड्यूल्स, एरिथीमा मार्जिनेटम और सिडेनहम कोरिया में क्या करेंगे? है ना, अब ये बचता है ना, वो तो हमने बाकी सब ट्रीट कर लिया। तो आपके नोड्यूल्स हैं और एरिथीमा मार्जिनेटम में उसकी ट्रीटमेंट नहीं करते, आपको ज्यादा जरूरत नहीं होती उसके लिए। आप इन्फेक्टिव नोड्यूल्स की ट्रीटमेंट करते हो, वो हम डर्मा में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर पेशेंट को सिडेनहम कोरिया होता है, देन यू गिव हिम बेंजोडाइजेपिन एंड हेलोपेरिडोल। एनसेड्स भी यूज कर सकते हो उसके लिए, ठीक है। अगर तुमने जोन्स क्राइटेरिया याद कर लिया ना, तो तुम्हारी इन्वेस्टिगेशंस भी याद हो गई हैं और तुम्हारी ट्रीटमेंट भी याद हो गई है, ठीक है। इट्स ऑल लॉजिकल। जोन्स क्राइटेरिया को तुम डायग्नोज कर रहे हो, जोन्स क्राइटेरिया को तुम
ट्रीट कर रहे हो, और तुम अकॉर्डिंगली ट्रीट करते जाओगे, अकॉर्डिंगली तुम ट्रीटमेंट लिखते जाओगे। समझ आ रही है यहाँ तक? से यस। द ओनली रीजन कि मैं तुम्हें इस तरह पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर ओनली जोन्स क्राइटेरिया, और तुम्हें सारी चीजें खुद याद हो जाएं, तुम्हें इंडिविजुअली तुम्हें उसकी इन्वेस्टिगेशन याद ना करनी पड़े, और तुम्हें इंडिविजुअली उसकी ट्रीटमेंट याद ना करना पड़े, तुम्हें हर चीज का पर्पस पता हो, और तुम आराम से लिख लो कि तुमने कौन सी चीज किस लिए कराई थी। सिर्फ जोन्स क्राइटेरिया याद कर लो, सब कुछ हो जाता है याद, और तुम्हें कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती उसके बाद। क्रॉनिक ट्रॉमेटिक फीवर क्या होता है? क्रॉनिक जो होता है ना, आमतौर पे मोस्टली इट अकर्स इन वुमेन, और मोस्ट कॉमन ना माइट्रल वर्ब होता है। इसमें क्या होता है कि आपकी ना प्रायर हिस्ट्री ऑफ रूमेटिक फीवर होती है, और रेजिडुअल आपकी डिजीज रह जाती है। ठीक है, आमतौर पे इसमें ना यूजुअली ये होता है कि ना, आमतौर पे आपकी ना रूमेटिक हार्ट फीवर, कुछ पेशेंट में ना आपकी रूमेटिक फीवर की ना डिजीज अनडायग्नोज हो जाती है, उसमें हिस्ट्री में आपको नजर नहीं आता, और ना आपको कभी कभार हिस्ट्री में और कोरिया ना आपको बहुत ही कम पेशेंट्स में मिलता है, और ना ज्यादा पेशेंट्स में मिलता नहीं है, तो वो ना अननोटिस्डली ना वो क्रॉनिक रूमेटिक हार्ट डिजीज में जाते हैं। अब वहां पे तो आपकी स्टेनोसिस और रिगर्जिटेशन और कार्डाइटिस, बेसिकली से पैन कार्डाइटिस और इस तरह की चीजें हुई थी ना, मायोकार्डाइटिस से डेथ हो रही थी, वॉल्व्स इन्वॉल्व हो गए थे एक्यूटली, कैरी को मरमर आ गई थी। इसमें ना प्रॉपर फाइब्रोसिस शुरू हो जाएगा आपके वॉल्स का, पूरे के पूरे वॉल फाइब्रोस, जो हमने शुरू में डिस्कस किया था ना कि माइट्रल वॉल्व को अफेक्ट करता है, कि मिशर्स इसके ज्वाइन हो जाएंगे, फाइब्रोसिस हो जाएगा। ये सारे फीचर पैथोलॉजिकल प्रोग्रेसिव फाइब्रोसिस है ना, ये आपके क्रॉनिक रूमेटिक फीवर में होता है। ठीक है, पेरिकार्डियम मायोकार्डियम उसमें भी बहुत सारा फाइब्रोसिस हो जाएगा। माइटल स्टेनोसिस विद रिगर्जिटेशन विदाउट रिगर्जिटेशन तुम्हें मिलेगा, और ना आमतौर पे इसमें हेमोडायनामिक डिस्ट्रेस हो जाएगा। तो खतरनाक किस्म का, प्रोग्रेसिव किस्म का जो होता है ना फाइब्रोसिस, वो इसके अंदर होता है। ठीक है, तो ये सीन है। आई होप कि तुम लोग को समझ आ रही हो। क्रॉनिक इसका डिफरेंट है कि इसमें प्रॉपर फाइब्रोसिस शुरू हो जाता है, उसमें पैन कार्डाइटिस और जोन्स क्राइटेरिया पूरा आता है, इसमें ज्यादातर फाइब्रोसिस की तरह पेशेंट आता है, अननोटिस डिजीज होती है। I'm sorry guys, I could not make Menti. मैं मेरे schedule set होने में थोड़ा time लगेगा। ऐसे ऐसे we're going to return back to a normal routine. फिर we are going to have classes on 5 days and 2 दिन हमारी छुट्टी होगी जब मैं कॉल पर हूँगा। बाकी 5 दिन हम क्लासेस लेंगे, और तुम्हें 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, और 2 दिन की छुट्टी तुम्हें मिलेगी आई गेस ट्यूसडे वेडनेसडे को। ट्यूसडे वेडनेसडे को क्लास नहीं होगी। मैं ट्यूसडे सुबह 8 बजे जाया करूंगा, और थर्सडे की सुबह 8 बजे वापस आया करूंगा। तो थर्सडे को हम क्लास कर लिया करेंगे, लेकिन जो सिर्फ हमारी क्लास होगी थर्सडे वेडनेसडे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे और मंडे को, 5 दिन क्लास होगी। और महीने में हमारा एक संडे भी जाएगा, क्योंकि महीने में शायद एक संडे मुझे लगाना पड़ता है। ठीक है, तो बाकी हम 5 डेज क्लासेस करेंगे, और एक दिन 4 डेज क्लास, और एक हफ्ते हम 4 डेज क्लासेस करेंगे, और ये हमारा इस तरह प्लान हमारा पूरे 3 महीने चलेगा। सही है, क्लासेस ओवर नहीं हो रही है। आई एम गोइंग टू टीच यू ड्यूरिंग माय हाउस जॉब। नाउ वी आर गोइंग टू गो फॉर योर एओर्टिक डाइसेक्शन। तुम सबको माइटर रिगर्ज और कोई क्वेश्चंस है रूमेटिक फीवर में, तुम इससे पूछ लें। अगर नहीं है तो सही, यस वी कैन मूव ऑन। ठीक है, कोई क्वेश्चंस नहीं है। हम स्लो तो जा रहे हैं क्योंकि मैं खुद स्लो हुआ आज। ठीक है, परफेक्टली फाइन। एओर्टिक डाइसेक्शन क्या था, मुझे कोई बताए चैट के अंदर कि एओर्टिक रजिस्ट्रेशन का हमने पेन किस तरह याद किया था, एओर्टिक डाइसेक्शन का हमने पेन किस तरह याद किया था, किस तरह का पेन होगा? व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द चेस्ट पेन? टेयरिंग पेन, वेरी गुड। कहाँ रेडिएट करेगा? माही नयूब ने लिख दिया है, रेडिएटिंग टू द बैक। शदीद चेस्ट पेन होगा, टेयरिंग किस्म का चेस्ट पेन होगा, बैक पे जाएगा। इसके साथ कौन सा मरमर हमने डिस्कस किया था कि हो सकता है शायद? किस वॉल्व को इन्वॉल्व करता है एओर्टिक डाइसेक्शन? एओर्टिक, शाबाश बिलावल, वेरी गुड, अमेजिंग जॉब गाइस। हाशिर, इकरा तारिक, एओर्टिक वॉल्व तक अगर डायरेक्ट डाइसेक्शन खुलती खुलती चली गई तो ये करेगा अटैक आपके एओर्टिक वॉल्व को। अगर सोचो एओर्टिक डाइसेक्शन आपके पेशेंट को होती है, हमने तो पहले डिस्कस किया था ना कि वॉल्व की तरफ उसने डाइसेक्ट हो गया।
अगर एओर्टिक डायसेक्शन नीचे की तरफ खुलती चली जाती है और आपकी डबल बैरल एओर्टा बनती चली जाती है, तो साथ में उसकी रीनल आर्टरीज, उसकी आइलेक आर्टरीज, सारी की सारी आर्टरीज के अंदर वो जाकर डबल बैरल एओर्टा बनकर उनकी डिसरप्शन कॉज करता है। तो इवेंचुअली जो जो एरिया इन्वॉल्व होता जाता है डायसेक्शन में, उसका इस्कीमिया होता जाता है। ठीक है, एओर्टा जहां से फटती जाएगी वहां से मसला खराब होता जाएगा। अब याद रखना कि एओर्टा के वेसल के अंदर है ब्लड। अभी एओर्टिक डायसेक्शन में वेसल के अंदर ब्लड है और वो उसके अंदर जमा होता जा रहा है, मीडिया के अंदर जमा होता जा रहा है, वो अभी फट कर बाहर नहीं निकला। ठीक है, रप्चर्ड एओर्टा एंड एओर्टिक डायसेक्शन आर टू डिफरेंट थिंग्स। एओर्टिक डायसेक्शन का मतलब ये नहीं है कि वो एओर्टा के अंदर से निकलकर बाहर चला गया है, वो एओर्टा की वॉल्व के अंदर जमा होना शुरू हो गया ब्लड, दैट इज बेसिकली योर एओर्टिक डायसेक्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इस तरह प्रेजेंट करता है। इसको हम डिटेल में इसलिए कह रहे हैं, ये मेडिसिन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक। अगर तुम लोगों ने नहीं पढ़ना है टॉपिक तो बेशक यू डोंट नीड टू हैव दिस क्लास। अगर मेडिसिन में पास होना है, अगर सर्जरी में पास होना है तो ये सर्जरी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको डिटेल में इसलिए करें ताकि तुम्हारा एक सर्जरी का टॉपिक भी साथ साथ क्लियर हो जाए। सही है, तो हम मेडिसिन और सर्जरी को यहाँ पे मिक्स करके पढ़ेंगे। अब इसकी ना इंपॉर्टेंट किस्म की दो क्लासिफिकेशन होती हैं जो तुमसे लोग पूछेंगे और तुम्हें पता होनी चाहिए। सर्जरी पॉइंट ऑफ व्यू और मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से इंपॉर्टेंट है। दो होती हैं, एक स्टैनफोर्ड क्लासिफिकेशन है और एक डिबेकी क्लासिफिकेशन है। ठीक है, हम ये क्लासिफिकेशन इसलिए याद करते हैं क्योंकि टाइप ए और टाइप बी हम दोनों को डिफरेंट तरीके से ट्रीट करते हैं। टाइप ए में देख लो, असेंडिंग एओर्टा इन्वॉल्व है, दोनों में असेंडिंग एओर्टा टाइप ए के पेशेंट्स में इन्वॉल्व है। टाइप बी में डिसेंडिंग एओर्टा इन्वॉल्व है। दिस इज योर स्टैनफोर्ड क्लासिफिकेशन। असेंडिंग और डिसेंडिंग के ऊपर ये बेस्ड होती है। टाइप ए टाइप बी में स्टैनफोर्ड होती है। स्टैनफोर्ड में अगर असेंडिंग इन्वॉल्व हो गया है तो दैट इज योर स्टैनफोर्ड। अगर वो डिसेंडिंग में रहा है और असेंडिंग उसने छोड़ दिया है तो दैट इज योर स्टैनफोर्ड बी। टाइप ए टाइप बी इस तरह होती है, स्टैनफोर्ड टाइप ए, स्टैनफोर्ड टाइप बी। टाइप ए इज असेंडिंग, टाइप बी इज डिसेंडिंग। ठीक है, अब हम इसको आगे क्लासिफाई करते हैं और उसे हम कहते हैं डी बेकी क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब डी बेकी में क्या है? अब एक नॉर्मल तुमने देख लिया, हमने टाइप ए और टाइप बी डिस्कस कर दिया। टाइप ए में असेंडिंग एओर्टा इन्वॉल्व थी और टाइप बी में डिसेंडिंग एओर्टा इन्वॉल्व थी। इन पिक्चर्स को याद रखो, तुम्हें कभी भी ये क्लासिफिकेशन नहीं भूलेगी। डी बेकी की होती है टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। टाइप 1 में असेंडिंग और डिसेंडिंग डिबेकी में दोनों इन्वॉल्व होती हैं। टाइप 2 में असेंडिंग इन्वॉल्व होती है सिर्फ, और टाइप 3 में डिसेंडिंग इन्वॉल्व होती है। टाइप ए जो स्टैनफोर्ड होती है उसके अंदर डिबेकी टाइप 1 और टाइप 2 फॉल करती है, और टाइप बी स्टैनफोर्ड में टाइप 3 डिबेकी फॉल करती है। ठीक है, सबको क्लासिफिकेशन समझ आ गई है? कोई मसला तो नहीं है? क्लासिफिकेशन ऑफ एओर्टिक डायसेक्शन में दो नाम याद रखने हैं, स्टैनफोर्ड और डिबेकी। हमारी जो ट्रीटमेंट होती है एओर्टिक डायसेक्शन की वो बेसिकली स्टैनफोर्ड के मुताबिक हम करते हैं। Does everyone understand? Say yes if you understand. ठीक है, नूर तुम्हें समझ आ रही है? अमीन, बिलावल, विशाल दाऊद, जाइना, जमीन, हारिस, बुरहान, सबको समझ आ रही है? होप्स को समझ आ रही है। परफेक्ट परफेक्ट, आगे चलते हैं। अब हमने इसको फॉर्मली करके लिख दिया है। अब वही बात है कि टाइप 1 असेंडिंग में होती है और प्रोग्रेगेट करती है और डिसेंडिंग में जाती है। टाइप 2 सिर्फ और सिर्फ असेंडिंग में होती है, टिबेकी की बात कर रहे हैं। टाइप 3 सिर्फ और सिर्फ डिसेंडिंग में होती है। टाइप ए ऑल डायसेक्शन इन्वॉल्विंग द असेंडिंग एओर्टा रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइट ऑफ ओरिजिन, स्टैनफोर्ड टाइप ए। और टाइप बी ऑल डायसेक्शंस इन्वॉल्विंग नॉट इन्वॉल्विंग असेंडिंग एओर्टा, मतलब सारी डायसेक्शंस जो डिसेंडिंग एओर्टा को कोई भी इन्वॉल्व करती है ना, वो टाइप बी स्टैनफोर्ड होती है। चाहे वो रीनल आर्टरी के करीब हो, चाहे वो इलेक आर्टरी के करीब हो, चाहे वो सबक्लेवियन के करीब, चाहे वो सबक्लेवियन के आगे हो, लेकिन डिसेंडिंग एओर्टा में हो। वो डिसेंडिंग एओर्टा में जैसे ही आएगी ना, यू कॉल इट टाइप बी। आगे चलते हैं, हम इसकी फॉर्मली डिस्कशन करते हैं। डबल बैरल एओर्टा इसका एक कीवर्ड है जो तुम्हें पता होना चाहिए। ब्रीच होती है इंटेग्रिटी ऑफ इंटिमा के अंदर, जिसकी वजह से ब्लड एंटर करता है मीडिया के अंदर और वहां पे एक फॉल्स किस्म का ल्यूमन बन जाता है और साथ में दो ल्यूमन्स के अंदर ब्लड ट्रेवल करना शुरू होता है। प्रेशर बहुत ज्यादा होता है एओर्टा के अंदर, तो वो टेयर करता जाता है उस इंटिमा के अंदर से, और मीडिया को वो सेंट्रली टेयर करता करता इतना आगे तक ले जाता है कि वो डिफरेंट वेसल्स को जाके इन्वॉल्व करना शुरू कर देता है। आपके दो दो एओर्टा बन जाते हैं पेशेंट के अंदर। ठीक है,
सारा ब्लड पूलिंग कर जाता है फॉल्स एओर्टा के अंदर। अभी वो रप्चर नहीं हुआ, रप्चर नहीं हुआ क्या उसने भी, बोल जो अभी रप्चर नहीं किया, अभी वो उसके अंदर फिर रहा है। रिस्क फैक्टर्स तुमने क्या याद रखने इसमें से, जो वो तुम्हें शॉक से देते हैं, बहुत शॉक से, वो है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन हो, टीयरिंग चेस्ट पेन हो, तो यू गो फॉर एओर्टिक डायसेक्शन। चुप करके एओर्टिक डायसेक्शन कर देना अगर उसमें लिखा हुआ है कि पेशेंट की हाइपरटेंशन की हिस्ट्री थी और साथ में उसको टीयरिंग चेस्ट पेन हुआ था और जो उसके स्कैपुला और जो उसके बैक के अंदर गया है, दैट इज योर पेशेंट ऑफ एओर्टिक डायसेक्शन। हाइपरटेंशन की हिस्ट्री बड़े शौक से देता है यूएचएस, ठीक है। साथ में वो तुम्हें मार्फन सिंड्रोम की और एलर डायनर सिंड्रोम की दे देगा। मार्फन सिंड्रोम एक आपका फ्लॉपी माइट्रल वॉल्व सिंड्रोम होता है, उसके अंदर भी होता है, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में, हम जो वैल्वुलर हार्ट डिजीज डिस्कस करेंगे। तो मार्फन सिंड्रोम आपका इसके अंदर होता है, एओर्टिक डायसेक्शन के अंदर बहुत कॉमनली इन्वॉल्व होता है। और कभी के बाद बहुत रेयरली वो कैबेज की हिस्ट्री भी दे देंगे क्योंकि करोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट कराया था, हिस्ट्री थी। सारी याद मत करो, हाइपरटेंशन, मार्फन एंडलर सिंड्रोम और कैबेज की हिस्ट्री याद कर लो। दीज आर द मेजर रिस्क फैक्टर्स जो यूएचएस आमतौर पे अपने क्वेश्चंस में डालता है, और इवन कैप्टन वगैरह भी क्वेश्चंस में यही वाले रिस्क फैक्टर्स डालते हैं, इतने ज्यादा नहीं डालते हैं, ठीक है। इन 3 रिस्क फैक्टर्स का तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। क्लिनिकल फीचर्स क्या थे? टीयरिंग चेस्ट पेन, अगर असेंडिंग एओर्टा है तो एंटीरियर चेस्ट पेन होगा, और अगर डिसेंडिंग एओर्टा है तो इंट्रास्कैपुलर बैक पेन होगा, ठीक है। आमतौर पे वो इंट्रास्कैपुलर बैक पेन ही देता है, और वो क्लासिफाई नहीं करता कि एंटीरियर था या असेंडिंग एओर्टा का हुआ है, डिसेंडिंग एओर्टा का। ये तुम्हारे नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि कभी कभार एंटीरियर चेस्ट पेन में भी प्रेजेंट कर सकता है, लेकिन आमतौर पे यूएचएस ना आपको हमेशा आपको ना बैक पेन के साथ ही बताता है कि टीयरिंग चेस्ट पेन रेडिएटिंग टू द बैक। इसी तरह ही आपको एओर्टिक डायसेक्शन के ऊपर क्वेश्चन देता है, इतना मुश्किल नहीं देता। याद रख लो कि एसिमेट्रिकल पल्सेस हो जाती हैं, जहां पे डायसेक्शन होती है वहां की पल्स कम हो जाती है, और जहां पे नहीं होती वहां पे पल्स ठीक होती है। तो दीज आर द बेसिक कीवर्ड्स जो आपको यूएचएस देता है, जिसमें आपका एसिमेट्रिकल पल्सेस, इंटरस्कैपुलर बैक पेन, टीयरिंग चेस्ट पेन, इस तरह की चीजें लिखी होती हैं। अक्लूजन ऑफ द एओर्टिक ब्रांचेस, अगर करोनरी एक्लूड होगी तो एमआई हो जाएगा, कैरोटिड होगी तो स्ट्रोक हो जाएगा, स्पाइनल होगी तो पैराप्लेजिया हो जाएगा, सीलिएक या सुपीरियर मेसेंटेरिक होगी तो मेसेंटेरिक इंफार्क्ट हो जाएगा, रीनल होगी तो एक्यूट रीनल फेलियर होगा, इलियक होगी तो एक्यूट लिम्ब होगी। जहां जहां जाकर वो करेगा ब्लॉकेज, डायसेक्शन, वहां वहां के अकॉर्डिंगली आपके सिम्टम्स आएंगे। कोई ज्यादा नहीं, ये दे देंगे गलती से, थोड़ा थोड़ा बता देंगे, मगर दीज आर नॉट डायग्नोस्टिक फॉर योर केस। तुम्हें पता होना चाहिए कि टेयरिंग चेस्ट पेन, asymmetrical pulses, history of hypertension, history of Marfan syndrome, ये सारी बातें तुम्हें एओर्टिक डायसेक्शन की तरफ लेके जाती है। सही है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइसेस में क्या होती है? दैट इज योर सीटी एंड एमआरआई। सीटी और एमआरआई के ऊपर आप बेसिकली डायग्नोस करते हो। चेस्ट एक्सरे इसमें इंपॉर्टेंट होता है। मीडियस्टिनम वाइड हो जाता है क्योंकि मीडियस्टिनम के ऊपर ब्लड पड़ा होता है। एओर्टिक नकल डिस्टर्ब हो गया तो डिस्टॉर्शन ऑफ एओर्टिक नकल हो जाएगी। एओर्टिक नकल आपकी असेंडिंग एओर्टा बनाती है, अगर असेंडिंग एओर्टा की डिस्ट्रप्शन हुई है तो उसमें डिस्टॉर्शन ऑफ एओर्टिक नकल नजर आएगी। अगर वो फट गया है तो प्लूरल फ्यूजन भी हो सकती है पेशेंट को। ईसीजी करा लोगे, इको करा लोगे, यही कराना है। सीटी एमआरआई और चेस्ट एक्सरे में बेसिकली चीजें आपकी हो जाती हैं, और ना ईसीजी और इको आप ऐसे ही ऐड कराते हो। बस बेसिकली यही है आपका, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। मैं बुक खोल के साथ साथ देख भी लूं, कुछ मैं मिस तो नहीं कर रहा। ईसीजी में आपको बस लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, हाइपरटेंशन के साथ क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी वो मिल जाएगी, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन मिल जाएंगे, ठीक है। एमआई के चेंज मिल जाएंगे, जो जो हो सकते हैं ना वो मिल जाएंगे। इको में आपको ट्रांस इसोफेजियल जो होती है ना वो बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि वो आपकी असेंडिंग एओर्टा के 3 से 4 जो शुरू वाले एरिया होते हैं ना उसकी बड़ी अच्छी इमेज दे देता है। बस ये याद कर लो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ, क्योंकि टेयरिंग हो रही है, मीडियस्टिनम के अंदर फट रहा है, तो सीटी एमआरआई और सीएक्सआर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें ज्यादा आने चाहिए। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट में आप 2 काम करते हो, आपके 2 प्रिंसिपल्स है, आपने उसको पेन रिलीव करना है और एंटी हाइपरटेंसिव देनी है। अब हमने उसकी टाइप्स इसलिए डिस्कस करी थी क्योंकि टाइप ए और टाइप बी के अकॉर्डिंगली आप ट्रीटमेंट करोगे। अगर टाइप ए है तो यू गो फॉर योर सर्जरी फटाफट, यू डोंट वेट फॉर एनीथिंग। टाइप ए डायसेक्शन में आपने फटाफट उसकी सर्जरी करनी है। लेकिन अगर टाइप बी है और डिसेंडिंग एओर्टा है, देन यू कैन वेट, मेडिकली ट्रीट कर लो। अगर तुम्हें रिस्क फैक्टर नजर आ रहा है कि उसका रप्चर हो सकता है डायसेक्शन, तो फिर यू गो फॉर योर सर्जिकल ट्रीटमेंट। इसमें आप इसलिए करते हो क्योंकि आमतौर पे जो आपका होता है ना सर्जिकल इंटरवेंशन, उसके अंदर बहुत ज्यादा मोर्टेलिटी का चांस होता है।
ठीक है। तो मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी जो सर्जरी के साथ एसोसिएटेड होती है ना, उसमें बताया गया है कि टाइप ए में तो वो फायदेमंद होता है, सर्जरी का रिस्क इतना ज्यादा नहीं होता क्योंकि टाइप ए डायसेक्शन का रिस्क ज्यादा होता है, तो उसमें आप सर्जरी कर लेते हो। मगर टाइप बी में अगर आप सर्जरी करोगे ना, तो उसका सर्जरी का जो रिस्क है ना, डेथ का, सर्जरी की वजह से जो डेथ का रिस्क है वो ज्यादा होता है। तो अब टाइप बी डायसेक्शन में आमतौर पर उसको मेडिकली ट्रीट करते हो। मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या करते हो, बीटा ब्लॉकर्स हो गए, उससे आपने हाइपरटेंशन उसकी ट्रीट करनी है बेसिकली। उसका मीन आर्टेरियल प्रेशर आपने 60 टू 75 mg के बीच में रखना है, ज्यादा नहीं रखना चाहिए उसका। आप उसके लिए बीटा ब्लॉकर्स दोगे, उसको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स तब दोगे उसके बीटा ब्लॉकर्स अगर वो नहीं है, ठीक है। रेट लिमिटिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जैसे वेरापेमिल और डिल्टियाज़ेम है, उस तरह के आप यूज कर सकते हो। बीटा ब्लॉकर्स में आप वो यूज कर लो, प्रोपेनोलॉल यूज कर लो, कार्बिडोलॉल यूज कर लो, जो भी उसके ब्लड प्रेशर को कम करे। वेस्कुलर जिसपे अफेक्ट होता है ना, वो वाली ऐड करनी है, ठीक है। दिस वाज ऑल फॉर टुडे। हमने जरा जल्दी खत्म कर लिया है, 5 मिनट पहले खत्म कर लिया है। 52 पे हमने स्टार्ट किया था, 10 मिनट पहले खत्म कर लिया है। आज मेंटी नहीं थी, इस वजह से जल्दी खत्म हो गया। आई एम सॉरी गाइस, मेरे पे थका हुआ था, मैं ऐड नहीं कर सका तुम्हारे मेंटी क्वेश्चंस। मैं तुम्हें मेंटी क्वेश्चंस बता दूंगा। किसी के कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछे। किसी ने हाउस जॉब का भी कुछ पूछना है, कुछ पूछ लो, वट एवर यू वांट आस्क, आई एम फ्री फॉर एनी क्वेश्चंस। मैं 5 o'clock तक यहाँ पे बैठा हूँ। आस्क मी एनीथिंग।